थ्योरम, इस थ्योरम को मैं ऐड कर दूंगा, मैंने अलग से बना के रखा है क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, और बच्चे भी आने वाले हैं इसलिए। तो मैं इस थ्योरम को ऐड कर दूंगा, तब तक चलते फटाफट इसके अगले क्वेश्चन पर। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 6 का है और ये 6.1 थ्योरम है जो कि मोस्ट आईएमपी थ्योरम है आप लोगों के लिए। इसे तो आप तैयार कर ही लेना, ठीक है। इसके साथ साथ एक और थ्योरम है बीपीटी अपोजिट, ठीक है, मतलब कन्वर्स थ्योरम बोलते हैं उसे, बीपीटी कन्वर्स थ्योरम, उसे भी तैयार कर लेना। ओके चलो, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया पहले हम समझ लेते हैं। देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल का मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। अब आगे क्या बोला पहले समझ लेते हैं कि इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब कहने का अर्थ ये है, हमारे पास बी से साइड है ना, इसके पैरेलल एक और लाइन खींची जाती है। जस्ट इसका नाम बता देते हैं डीई, इसका नाम बोल देते हैं डीई। ओके, इतना काम करने के बाद अब यहां पे साफ साफ बोला गया है कि हमने एक ये जो लाइन खींची है ये पहले साइड के पैरेलल है और वो दो अलग अलग लाइनों को इंटरसेक्ट करती है। कौन सी? ए बी और ए सी, इन दो लाइनों को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। कौन से पॉइंट पे कर रही है? डी और ई पर। इतना क्लियर? ओके, अब हमें यहां पे प्रूव क्या करना है? तो प्रूव करना है कि प्रूव दैट द अदर टू साइड्स, अब ये दो साइड को जो इंटरसेक्ट किया जा रहा है डी और ई पॉइंट पर, तो उससे क्या हो रहा है ना कि ये जो लाइन है ए बी, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, ऊपर का और ये नीचे वाले के, इस तरीके से सेम उधर साइड। अब हमें क्या करना है? इनको प्रूव करना है कि ये जो लाइन इंटरसेक्ट हुई है ये सेम रेशियो में इंटरसेक्ट हुई है, इनको प्रूव करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूं, बस थोड़ा सा ध्यान देना। चलो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे ले लेते हैं प्रूफ। हम पहले यहां से ले लेते हैं प्रूफ। अब प्रूफ में क्या होता है, हमारे पास जो गिवन होता है हम उसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे ट्राइंगल। देखो, हम लिखेंगे यहां पे गिवन, ये फिर डायरेक्टली ले सकते हैं। देखो हमने ये ड्रॉ किया एक तरीके से, तो उसको इस तरीके से ले सकते हैं, ड्रॉ अ ट्राइंगल एबीसी एंड DE पैरेलल टू वन साइड, DE आगे लिख देते हैं, वापस लिख देते हैं, ड्रॉ DE पैरेलल टू कौन सी साइड के? BC साइड के, BC एंड लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट D एंड E एट किसके ऊपर टकराते हैं? हमारे पास AB एंड AC। ठीक है, बताओ हमारे पास क्या ना, जो इंटरसेक्ट किया जा रहा है ना वो D और E पर किया जा रहा है। कौन सी लाइनों पर किया जा रहा है? AB और AC के ऊपर। आप अगर इतना भी प्रूफ लिख दोगे आपके लिए इनफ है। ठीक है, अब ये तो मेरे पास जो गिवन था मैंने उसके बारे में लिख दिया। अब क्या लिखोगे? टू प्रूफ। अब आप लिखोगे टू प्रूफ, क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना है, तो लिखोगे टू प्रूफ। अब इसमें क्या बोला गया था कि जो लाइनों को इंटरसेक्ट किया गया ना उन्हें सेम रेशियो में डिवाइड किया गया, ऐसा प्रूफ बताना है हमें, ऐसा टू प्रूफ में बताना है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि जो AD है इसका रेशियो किससे बन रहा है? हमारे पास DB से, और इसके बराबर है हमारे पास AE अपॉन में EC। ये हमें प्रूफ करना है, ओके। चलो, अब हम क्या करेंगे, जो हमने बताना है यहाँ पे, मतलब क्या क्या हम लेके चलेंगे एक तरीके से वो सारी चीजें। सबसे पहले हम देखो यहाँ पर ज्वाइन करेंगे कुछ चीजें, जैसे हम D से C ज्वाइन करेंगे और B से E ज्वाइन करेंगे। तो लिखेंगे ज्वाइन BE एंड DC, ज्वाइन BE एंड DC। तो हम क्या करते हैं, ज्वाइन भी कर लेते हैं साथ में। ये हमने DC ज्वाइन कर लिया और ये हमने BE ज्वाइन कर लिया। ठीक है, मैं हाथ से करूँ तो थोड़ी लाइन टेढ़ी है, चल जाएगी एक तरीके से, आपको चलाना ही पड़ेगा। चलो, अब इतना काम करने के बाद एंड ड्रॉ। अब हमें ड्रॉ क्या करना है? हमारे पास जो AB है ना इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हमने एक नाम दे दिया यहाँ पे, M नाम दे देते M। तो हमने जो ME है ना
वो परपेंडिकुलर बनाया किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो लिखेंगे ड्रो एम ई परपेंडिकुलर टू किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। एंड इसी तरीके से सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो AC है उसके ऊपर भी परपेंडिकुलर बनाएंगे, जिसका नाम दे देना एन नाम दे देता हूं एन। तो मैंने DN परपेंडिकुलर बनाया यहाँ पे, किसके ऊपर बनाया मैंने, AC के ऊपर। ठीक है, इतना काम कर दिया। अब हमें एक फॉर्मूले की जरूरत होगी और हमारा तुरंत सवाल सॉल्व हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला हमारे पास, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि हम ट्रायंगल के फॉर्म में ही लेके चल रहे हैं इस वजह से। ओके, अब वो फॉर्मूला हमारे पास, सब हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। फॉर्मूला आपके ऊपर डिपेंड है, आपको फॉर्मूला लिखना है या नहीं लिखना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास, जस्ट वेट, मैं डायरेक्ट यहां पे लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का यहां पे, इसलिए इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हमारे पास का फॉर्मूला है इस ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए। चलो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 लेके चलेंगे, लेकिन मैं आपको पहले हाईलाइट कर देता हूं कि मैं पहले कौन से पॉइंट लेने वाला हूं। देखो सबसे पहले मैं ये जो AD वाला पॉइंट ना, पहले इस ट्रायंगल को प्रूव करूंगा, मतलब ADE से AD वाली लाइन को प्रूव करूंगा DE के बराबर, DB के। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। पहले मैं AD को बताऊंगा, उसके बाद DB को बताऊंगा। इसी तरीके से मैं थर्ड पॉइंट लूंगा AE और उसके बाद लूंगा मैं EC। इस तरीके से हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 मतलब 1 बाय 1 स्टेप को पूरा करेंगे, क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी और आप आराम से सीख सकते हैं इस चीज को। आई होप ये चीज क्लियर होगी। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं कि मैंने जैसे लिखा वैसे ही आप उतारो, आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत गलत भी कर दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। मैन आपका पास थ्योरम है कि आप इसके बाद क्या करते हो, वो चीज आपके लिए ज्यादा मायने रखती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो अब क्या करोगे आप, सबसे पहले आप पार्ट लोगे ADE, क्योंकि आपको फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। वहां पे नंबर मत डालना, लेकिन मैं समझा रहा हूं कैसे। देखो तो अब लिखोगे इन ट्रायंगल ADE, लिखोगे आप इन ट्रायंगल ADE। ओके, अब ये ADE क्या करोगे आप, एरिया निकालोगे। तो आप लिखोगे इन शॉर्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस। अब देखो हमारे पास ADE, अगर यहां पर अब बेस देखोगे ना, तो बेस जिसको बोला जाता है जो परपेंडिकुलर का आधार होता है, जो बेस होता है। तो देखो परपेंडिकुलर कौन सा हमारे पास ME है, ये जो ME है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, या फिर बोल सकते हो AD के ऊपर। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे इनटू, अब बेस क्या बनेगा हमारे पास AD, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है तो इसका बेस AD ही बनेगा। तो आप देखोगे इनटू में AD इनटू में परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ME, तो ME। इसको आपको बताना है फर्स्ट इक्वेशन, कुछ इस तरीके से। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, आगे चलता हूं। चलो तो ये हमारे पास क्या फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल मैंने फर्स्ट पार्ट पूरा कर लिया, मतलब ये वाला। अब मैं यहाँ पे सिमिलरली लिख सकता हूँ, यहाँ पे चलो सिमिलरली में डाल देता हूँ, सिमिलरली आपकी इच्छा है आप ले सकते हो डायरेक्टली। मैं लिख दूं सिमिलरली। अब क्या हुआ, पास जिस तरीके से मैंने ऊपर का पहला पार्ट सॉल्व किया है वैसे सेकंड की बात करेंगे, लेकिन ट्रायंगल कौन सा होगा, DBE, याद रखना DBE। तो आप लिखोगे सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर 1/2 इंटू, अब हमारे पास बेस क्या है, यहाँ पे बेस है हमारे पास DB। अब परपेंडिकुलर क्या बनेगा, तो परपेंडिकुलर ME ही बनेगा। अब आप ये मत सोचना कि जब बेस ये है तो परपेंडिकुलर वो कैसे बन रहा है। देखो अब समझना, अगर मेरे पास इतनी बड़ी लाइन है, इतनी बड़ी लाइन, अगर मैं यहां पर परपेंडिकुलर बना दूं और इसका नाम दे दूं मैं A B C और D, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन की बात करूं ना, बोले AB के ऊपर परपेंडिकुलर कहां है, तो ये कोने में हो, इधर हो, उधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर चलो मैंने एक और नाम दे दिया ABCD, इसका नाम E दे दिया। अब मैंने बोला EB का परपेंडिकुलर कौन है, तो लाइन तो ये पूरी एक ही है, तो ये इसका परपेंडिकुलर कहीं भी बने माना इस पूरी लाइन पर ही जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास जो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है ना ME, वो नीचे के लिए भी होगा और ऊपर के लिए भी होगा। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। चलो ओके, नाउ तो बेस क्या हुआ हमारे पास, तो बेस हुआ DB और परपेंडिकुलर तो आपको पता ही है ME ही होगा। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे,
इस पहले इक्वेशन से और दूसरे इक्वेशन से अपनी फाइनल इक्वेशन निकालेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से लेंगे। तो देखो हमारे पास पहला इक्वेशन कौन सा, ये वाला है, तो लिखूंगा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या था हमारे पास AD इंटू हाइट क्या थी हमारे पास ME। ठीक है, मैं यहां से देख के लिख रहा हूं क्योंकि बार बार मुड़ना नहीं पड़ रहा है एक तरीके से, तो आप ये भी तो आ सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अपॉन में क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमारे पास DBE है, तो लिखोगे यहाँ पे DBE इक्वल टू 1/2, ये भी अपॉन में आएगा, अरे इसके अपॉन में हमारे पास आएगा इनटू में। अब देखो हमारे पास जो ट्रायंगल DBE का बेस क्या है, तो बेस हमारे पास DB है इनटू, और जो हाइट क्या है, हाइट हमारे पास ME है, ME। यहां पे क्या होगा, ME से ME कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर जो कीमत बची है ना, वो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर हमारे पास सिर्फ बचा AD अपॉन DB। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास मेन इक्वेशन है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ येलो कलर में। ठीक है, हमारे पास ये येलो कलर में हाईलाइट कर दिया क्योंकि हमारे पास इन दोनों का हमने रेशियो निकाल लिया है। अब इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, 3 और 4th साइड का रेशियो निकालूंगा। चलो हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर। ओके, अब सारी चीजें गायब हो गई तो थोड़ा ध्यान देना। चलो अब हमारे पास मैं बात करने वाला हूँ ये तीसरी साइड की। मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ एक बार, ABCDE M और N, ये भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वापस से रैंडम ड्रॉ कर लिया है। देखो वैसे ये ट्रायंगल ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन क्या है ये इसमें पेजेस होते हैं, तो आगे पेज पे पढ़ेंगे ना तो ये पेज क्या होगा, पीछे चला जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे ये जो पहले पॉइंट थे और जो दूसरे पॉइंट थे, इनको क्या किया हमने, सेम रेशियो में बता दिया एक तरीके से। अब मैं थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट की बात करूंगा, तो मैं थर्ड पार्ट के लिए क्या करूंगा, ऊपर वाला ट्रायंगल लूंगा, उसको लिखूंगा मैं ADE। तो अब लिखोगे फिर से इन ट्रायंगल ADE, फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2 इंटू बेस क्या होगा, तो बेस हम थर्ड की बात करें तो यहाँ पे AE होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे AE इंटू, अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब हमारे पास जो हाइट है या फिर परपेंडिकुलर, वो क्या होगा हमारे पास DN होगा, या फिर उसे ND बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं DN लिख देता हूँ, DN। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4th, ये 4th इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने थर्ड पार्ट को सॉल्व किया इसी तरीके से फोर्थ को लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे सिमिलरली इन ट्रायंगल किसके लिए, हमारे पास नीचे वाला हमारे पास है ECD या फिर DEC बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, DEC। तो यहाँ पे वापस लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर 1/2 इंटू, अब बेस क्या होगा हमारे पास, तो बेस EC होगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे EC इंटू, और परपेंडिकुलर तो मैंने बताया कि जो नीचे वाले के लिए जो साइड तो हमारे पास पूरी एक ही है, तो जो हमने ऊपर वाले के लिए परपेंडिकुलर लिया था ना DN, वैसे ही हमारे पास नीचे वाले साइड के लिए भी DN ही यूज होगा, तो परपेंडिकुलर होगा हमारे पास DN। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5th। अब क्या करूंगा, 4th और 5th से अपने थर्ड और फोर्थ साइड का रेशियो निकाल पाऊंगा, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th पर से, 4th एंड 5th पर से। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेते हैं, तो अब लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा DEC, ये ट्रायंगल DEC बराबर 1/2, बेस क्या वापस AE और हाइट क्या हमारे पास, तो DN है, DN अपॉन में 1/2 इंटू बेस क्या हमारे पास, तो EC इंटू DN।
dn से dn कट गया और 1/2 से 1/2 कट गया, तो बचाएगा हमारे पास AE अपॉन में EC। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 नंबर का। लेकिन हमने देखो ये जो पहला साइड का दूसरे साइड के साथ रेशियो निकाल दिया, तीसरी साइड का चौथे साइड के साथ रेशियो निकाल लिया, बट अभी भी जाके प्रूव नहीं हुआ। एक लास्ट मैन पॉइंट बचा है हमारे पास, वो याद रखना। देखो हमारे पास अगर मैं ऊपर की ट्रायंगल की बात करूंगा या फिर नीचे वाले ट्रायंगल की बात करूंगा, देखो ऊपर तो सिर्फ एक ही ट्रायंगल लेके चल रहे थे हम, ADE हर बार, लेकिन नीचे दो ट्रायंगल थे। कौन कौन से? एक तो DBC, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं कौन कौन से थे। एक तो DBC, देखो ये जो मैंने ग्रीन लाइन की है, एक तो ये ट्रायंगल लिया था मैंने, और दूसरा ट्रायंगल मैंने यूज किया था, मैं चलो ये ले लेते स्काई, दूसरा ट्रायंगल मैंने ये वाला लिया था। ओके, अब क्लास 7th के अंदर एक थ्योरम थी छोटी सी कि जब कोई दो ट्रायंगल एक ही बेस पर होते हैं, एक ही बेस पर होते हैं, तो उन दोनों का एरिया सेम होता है। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कंफर्म हो जाएगा कि बराबर था, और लास्ट हम प्रूव कर पाएंगे कि ये एक क्या हमारे पास इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना वो एक सेम रेशियो में है। बस खाली इतना करना है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि ट्रायंगल कौन सा हमारे पास? एक तो DBE एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सी है? दूसरा ट्रायंगल हमारे पास था DBE ले लिया, तो DEC ले लेते हैं। ट्रायंगल DEC on the same base and both triangle between कौन से दो ट्रायंगल? ये जो बिटवीन किसके हमारे पास? ये दोनों के दोनों ट्रायंगल उन दो पैरेलल लाइन के बीच में है, इसीलिए पैरेलल लाइन की बात की थी हमारे पास ऊपर, ठीक है। बिटवीन कौन सी लाइन है हमारे पास? DE, बिटवीन पैरेलल, जस्ट वेट, ओके, यहाँ पे पैरेलल कौन सी पैरेलल है? एक तो DE है, DE एंड कौन सी हमारे पास? BC है, BC, ठीक है। तो हमारे पास क्या है ना, जो ट्रायंगल DBE है और DEC है, सबसे पहले तो ये सेम बेस पर आए हुए हैं, एक ही बेस पर आए हुए हैं। दूसरी बात क्या है कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इन दोनों का एरिया कैसा होगा? सेम होगा। सो बोथ ट्रायंगल एरिया आर सेम, ठीक है। अब जब सेम हो जाएगा तो क्या कर पाएंगे हम लिख पाएंगे कि जो ट्रायंगल DBE है वो बराबर बनेगा ट्रायंगल DEC के, और ये आ जाएगा हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल इक्वेशन, मतलब इक्वेशन नंबर 7। 6 तक तो हम यहाँ पे निकाल चुके थे, ठीक है। अब सीधा क्या करेंगे? देखो हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया। अब डायरेक्ट आप लिख पाओगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन। कौन कौन सी इक्वेशन थी? एक तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी जिसको मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया था। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, उसके बाद कौन सी इक्वेशन है? 6 और एक फाइनल इक्वेशन हमारे पास 7 एंड 7 पर से। अब फ्रॉम इक्वेशन, अब इन तीनों पर से क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रूव कर पाओगे, आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड। मैं यहाँ पे पहले अपना वो डाल देता हूँ, AD अपॉन में DB बराबर और AE अपॉन में EC। मतलब हमारे पास क्या होगा, जो AD का रेशियो वो DB के बराबर होगा और जो AE का रेशियो वो EC के बराबर होगा, और इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल होगा। एंड इस वजह से क्या हो जाएगा, ये आपस में जो जहां मतलब कहने का की है ना कि DE ने जहां पर इंटरसेक्ट किया है, उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने से ऊपर वाली जो लाइन का एरिया आ रहा है ना, एरिया बोल सकते हैं आपस, या डिस्टेंस आ रहा है ना, वो नीचे वाली लाइन के बराबर है, ठीक है। बस इसी को बोलते हैं हम सेम रेशियो, ठीक है। आप बस लिख पाओगे लास्ट में सीधा हेंस प्रूव। थोड़ा अच्छे से समझ लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप कमेंट कर देना PDF, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अभी जो क्वेश्चन नंबर 48 है ना, वो सिंपल एक तरीके से हम यहाँ पे BPT थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पे BPT बोले तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो थेल्स का था ना, थेल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। लिखेंगे हम फिगर
1 and 2, मतलब आप लिखा गया फर्स्ट एंड सेकंड में लिखा हमारे पास कि जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है, मतलब हमारे पास जो डीई लाइन दी गई है वो बीसी के पैरेलल दी गई है, सेम दोनों फिगर के अंदर बोला गया है। तो हमें क्या करना है, ईसी फाइंड करना है। ईसी किसके अंदर फाइंड करना है हमें, ईसी बोला ना, हाँ ईसी फाइंड करना है हमारे पास फिगर 1 के अंदर, ठीक है। चलो हम ले लेते हैं सीधा फ्रॉम, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं फ्रॉम फिगर 1। अब फिगर 1 के अंदर हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन लेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन, या फिर बोल सकते हो बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है, यूजिंग बीपीटी। बीपीटी का मतलब क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, पाइथागोरस वाला, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो बीपीटी थ्योरम इसके अकॉर्डिंग क्या हो हमारे पास कि जो रेशियो हमारे पास है ना, जो साइड है ना वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, मतलब एडी अपॉन में डीबी हो जाएगा, एडी अपॉन में डीबी एंड इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। नाउ कीमत रखते हैं, एडी की कीमत कितनी है 1.5, ओके, डीबी की कीमत कितनी है 3 सेंटीमीटर इक्वल टू एई की कीमत कितनी है 1 सेंटीमीटर, और ईसी में फाइंड करना है, वहां पे आपसे बताया था कि ईसी फाइंड करना है हमें, ओके। अब क्या करेंगे, देखो पहले सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट देते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या चला जाएगा हमारे पास 10। अब देखो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 3 से 3 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर भी 1 बचेगा नीचे भी 1 बचेगा, क्योंकि सारी वैल्यू कैंसिल हो चुकी है, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे 2 बचा ना, सॉरी हाँ 2 बचा है खाली, ओके गलती से काट दिया। तो अब 2 बचा है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ईसी का 1 से करेंगे क्या होगा हमारे पास ईसी आएगा एंड इक्वल टू, यहाँ पे 2 1 जा 2 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास ईसी की कीमत हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। क्लियर, सिंपली सिर्फ प्रोपोर्शन ही लेना है एक तरीके से। अब सेम क्या करेंगे हम सेकंड फिगर से लेंगे, तो लिखेंगे हम फ्रॉम फिगर 2, ओके। अब जो फिगर 2 है इसके अंदर क्या निकालना है हमें, एडी फाइंड करना है। चलो मैं आप लिख दो अकॉर्डिंग टू पीपीटी ले लेते हैं, या फिर हम प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रोपोर्शन ऐसा भी लिख सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन। अब ले लेते हैं हमारे पास क्या होगा, एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। कीमत रखते हो, एडी की कीमत तो निकालनी है हमें, और डीबी की कीमत कितनी है आपके पास 7.2 सेंटीमीटर इक्वल टू एई की कीमत 1.8 और ईसी की कीमत कितनी है 5.4 सेंटीमीटर। नाउ पहले पॉइंट हटा देते हैं, तो इंटू में नीचे 10 चला जाएगा और नीचे से हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, और 10 से 10 कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर देंगे, और 18 के टेबल में 3 टाइम में 54 आता है, तो 18 बन जाए 18, 18 3 जा, मतलब हमारे पास सिर्फ बच्चा 1/3, ओके। अब क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 का एडी से करेंगे क्या हो जाएगा आपके पास 3AD इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 7.2 सेंटीमीटर। ये 3 को अपन में ले लेते हैं सीधा, तो लिख पाएंगे हम AD इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर अपॉन में 3, कैंसिल करते चलो, पहले पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पे पॉइंट हटा दिया, इंटू में क्या हो जाएगा सीधा 10, चलो कैंसिल, 3 2 जा 6, एक इधर 3 4 जा 12, ओके। अब नीचे क्या बचा हमारे पास, देखो AD इक्वल टू 24 सेंटीमीटर अपॉन में 10। अब देखो एक 0 है, सीधा एक संख्या पहले पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास जो AD की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर, योर आंसर। अब ये जो 2000 मतलब जस्ट हमारे पास ये जो दिया गया है पेपर 4, सिंपल ही कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है हमें बीपीटी वगैरह थ्योरम को अच्छे से यूज करना है और प्रॉपर तरीके से वैल्यू रखते जानी है। क्लियर, कीमत कैसे आई, ओके। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें क्या करूँगा यहाँ पे सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, ओके। बड़े फिर आगे, ओके। सो आई होप आप लोगों को भी समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं ऑफलाइन समझा रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए थोड़ा ध्यान कम दे पा रहा हूँ, बाकी सॉल्यूशन करते हैं अपने। चलो अब क्वेश्चन नंबर 49, देखो मैंने तुमसे बोला था 49 क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है, इसलिए इसको लिया था। देखो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया, पहले समझना कि द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर, हमारे पास 2 प्राकृतिक संख्या है जिनका डिफरेंस 5 दिया है। अब डिफरेंस क्या होता है पहले समझो, डिफरेंस बोला था अंतर, जैसे मान के चलो कि हम 2 व्यक्ति है, समझो एक 55 साल का और एक 50 साल का है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। अब ये 5 डिफरेंस कैसे है, कीमत 55 में से 50 घटाने पर,
ठीक है, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट भी करके लेंगे। देखो हमें पता है कि कौन से दो नंबर हो सकते हैं, तो हम लेट भी करके करेंगे, एक्स और वाई मान लेते हैं। हम लिखेंगे सीधा लेट बी, स्मॉलर लूँ क्या, नहीं बिग ले लेते हैं, चलो स्मॉलर नंबर इज एक्स, मतलब माना कि छोटी संख्या एक्स है, और एंड बिगर लिख सकते हैं, बिग लिख सकते हैं, नंबर इज वाई। अब क्या करेंगे हम, घटाते हैं चलो डायरेक्टली, तो लिख पाएंगे हम एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5। समीकरण नंबर 1। किसी को दिक्कत? चलो अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ले लेते हैं दूसरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आगे क्या बोला यहाँ पास, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब हमने क्या किया, जो एक्स और वाई नंबर्स को लिया था ना, उनके रेसिप्रोकल्स लेंगे। रेसिप्रोकल्स का मतलब जानते हैं क्या होता है, उल्टा, यानी गुजराती में व्यस्त क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा उसकी जो कीमत दी गई है रेसिप्रोकल की, वो दी गई है 1/10। ओके, तो हमारे पास जो स्मॉलर नंबर एक्स है, एक्स का रेसिप्रोकल क्या हमारे पास 1/x, लेकिन हम क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1/y माइनस 1/ एंड इक्वल टू 1/10। ओके, यहाँ पर इक्वेशन नहीं मानना है, पहले इसको मतलब कैलकुलेट करना अच्छे से ना। तो पहले इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाद में। तो एक्स वाई एंड यहाँ पे एक्स का यहाँ पे करेंगे तो एक्स माइनस वाई एंड इक्वल टू 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे 10 के इधर करेंगे तो 10 ब्रैकेट में x माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई आएगा। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे x माइनस वाई लिखा है, पहले इक्वेशन में x माइनस वाई की कीमत देखिए, उस कीमत को यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख पाएंगे यहाँ पे 10 ब्रैकेट में 5 बराबर एक्स वाई। ओके, तो हमारे पास एक्स वाई की कीमत क्या मिलेगी हमें, एक्स वाई बराबर 50। ये समीकरण हो जाएगा हमारा। कौन सा समीकरण मानना है हमें, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है कि इसमें कीमत रखने पर चलेगा, वो तो हमारे पास कंडीशन थी, दिख रही थी। हाँ, अगर दिखाना तो मैं ऐसा बता दूं कि देयरफॉर एक्स माइनस वाई की कीमत 5 दी गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दी। कोई किसी को दिक्कत? ओके, अब इतना काम करने के बाद इसकी कीमत क्या रखे, चलो एक्स वाई की कीमत कहीं रखनी है। एक काम करते हैं, सुनो, इनमें से जस्ट 2 मिनट, ठीक है चलेगा। अब जो हमारे पास एक्स वाई बराबर 50 है ना, हम क्या करते हैं, इसी कीमत में से एक्स या वाई निकाल लेते हैं। क्या निकालना है, वाई। ओके, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे सीधा फ्रॉम इक्वेशन 2, चलो निकालो। तो एक्स वाई बराबर 50, वाई निकालना है ना, तो एक्स अपॉन में चला जाएगा, तो वाई बराबर 50 अपॉन में एक्स आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारा। क्लियर? अब तुम क्या करो, ये जो इक्वेशन दिया गया है, तुम क्या करो, यहाँ पे पहले में डाल दो। पहले में रखना है कीमत, चलो पहले में रख लेते हैं। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 1, उठा लो सीधा। तो x माइनस वाई बराबर 5 दिया था, चलो तो x माइनस वाई की कीमत कितनी है हमारे पास, 50 अपॉन में x एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, x का यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 50 एंड इक्वल टू x का, देखो अपॉन में यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे सीधा 5 ले लेता है। मतलब पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे अपॉन में 1 लेके सीधा एलसीएम लिया, तो एलसीएम x आया। अब 1 के टेबल में x तो आता नहीं है, तो सीधा ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या बन गया, होगा एक्स स्क्वायर और माइनस 50 आ गया। अब ये x का क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 50 इक्वल टू 5x। किसी को कोई दिक्कत? इसको आगे ले लेते हैं हम, ठीक है, और अरेंज कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का इक्वल टू, अब इनका क्या करना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा। चलो, अब तुम्हारे पास 2 तरीके फैक्टर निकालने के, तुम्हारे पास चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग कर सकते हो, रियल रूट वाला, ठीक है, और बाकी फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से कर दो, उससे कर सकते हैं, उसी से कर ले क्या। चलो आगे लेते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। चलो फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मिलेगा कितना, 50। फैक्टर निकालो, 2 से 25, अगेन 5 से 5, 5 से 1। अब हमें नंबर कौन सा चाहिए,
5। तो इन 3 नंबरों को ऐसा अरेंज करना है कि हमें 5 मिल जाए। चलो, तो 5 टू 10 और यहाँ पे 5 एज इट इज, क्योंकि घटाने पर 5 मिल रहा है। ओके, यहाँ पे देखो हमारे पास बीच का साइन माइनस का है, तो बड़ी कीमत क्या आ गया हमेशा माइनस, और बीच में क्या होगा प्लस, और x के वाले टर्म है तो दोनों के पास x आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, सीधा इसको रिप्लेस कर देना है इन 2 नंबरों से। लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x minus 50 equal to 0. ओके, 2 के पेयर बना लो, कॉमन क्या निकलेगा अंदर x माइनस 10 प्लस, अब देखो चेक करो x के साथ कोई वैल्यू है, यहाँ से क्या कॉमन आ गया फिर 5 सीधे ब्रैकेट x माइनस 10 इक्वल टू, अब जो सेम ब्रैकेट उसे 1 टाइम ले लो तो x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x बराबर कितना होगा, प्लस का 10 आ जाएगा, और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा। अब खुद विचार करो, क्या नेचुरल नंबर हमारे पास नेगेटिव हो सकते हैं? बस देखोगे नेगेटिव नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, हो ही नहीं सकता हमारे पास। क्लियर हुआ? ओके, तो हमारे पास बताओ फिर फाइनल वैल्यू क्या होगी, 10 ही होगी। अब तुम्हें क्या करना है, हमें x और y की कीमत मतलब छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू की संख्या दोनों निकालनी है। तो एक काम करते हैं, जो समीकरण नंबर तीसरा था ना हमारे पास, तीसरा, इसके अंदर कीमत रख देते हैं। चलो देखेंगे, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1, सॉरी 3 थी ना हमारे पास, इक्वेशन 3 की कीमत क्या थी, y इक्वल टू 50 अपॉन, तो y इक्वल टू 50 अपॉन 10 कितने बार कटेगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी सीधा 5। मतलब हमारे पास जो स्मॉलर नंबर है, ठीक है, हमारे पास जो पहला स्मॉलर नंबर है, छोटी संख्या है, वो कितनी होगी हमारे पास, x मानी थी हमने, मिस्टेक हो गई क्या, वही तो y बराबर y बिग नंबर है ना, हाँ बड़ा नंबर है y, तो हमने y को धरा था। अच्छा y को लिया था ना, जब y को ले तो x ही को कैसे आ गई? 2 मिनट रिप्लेस कर, ये नंबर शायद गलत तरीके से ले लिया। एक्चुअली हमें इनको अपोजिट लेना चाहिए था, क्योंकि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं हमेशा। हाँ यहाँ मिस्टेक हो गई, इस वजह से ऐसा हो गया है। पहले हमें बड़ा नंबर, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ छोटी सी जो मिस्टेक हुई ना, ये खाली चेंज कर दो, समझ आ रहा है, यहाँ बिगर ले लो पहले और यहाँ पे स्मॉलर ले लो, ठीक है। अब इस पेज पे क्या होगा वापस, यहाँ पे जो स्मॉलर नंबर है वो 5 हो जाएगा, ठीक है, और जो हमारे पास बिगर नंबर है यानी जो बड़ा नंबर है वो हो जाएगा सीधा 10, हमारा आंसर। वो यहाँ पे मिस्टेक इस वजह से हो गई क्योंकि ये x माइनस वाई कर दिया हमने, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तब जाके पॉजिटिव आंसर मिलता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये लेना पड़ेगा। ओके, सो आई होप क्लियर। यस देखो बुक में अलग होगा सॉल्यूशन, ओके। बाकी क्लियर है सबको, कोई किसी को दिक्कत? ओके, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, थोड़ा ध्यान दे लेना। चलो बढ़ते हैं हम आगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्डली हो सकता है लेकिन बहुत सिंपल ही है, सिर्फ समझना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि उसमें बुक में ना बहुत मतलब जो असाइनमेंट में बहुत लार्ज बताया हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो पहले समझना, मिस्टर मन मतलब मिस्टर मन बोलो, मैन बोलो, जो भी तरीके से, अच्छा मान जो भी, मान जा के नहीं मान जा के तरीके से, ओके। मिस्टर मान वांट टू बाय अ कार। अब जो मान है वो क्या करना चाहता है, एक बाइक मतलब एक कार को खरीदना चाहता है, एंड प्लान्स टू टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक एंड फॉर हिज कार। अब सीधी सी बात है, तो उसे क्या चाहिए, पैसा, तो वो पैसा क्या करता है, बैंक से लोन लेता है। अब लिखा है कि स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 1000 रुपीज, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जानते हैं उसको बोलते हैं, जब हमने यहाँ पे लोन ले लिया हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो लोन चुकाते हैं तो उसकी जो पहली जो इंस्टॉलमेंट रखी ना, वो रखी है उसमें 1000। तो हमारे पास पहली इंस्टॉलमेंट मतलब A1 बराबर 1000 लिख सकते हैं फिर, ओके। अब आगे क्या लिखा हमारे पास, इंक्रीजिंग द सबसिक्वेंस, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स बाय 100 एवरी मंथ। अब वो क्या कर रहा है, 100 रुपया हर महीने बढ़ाता जा रहा है।
तो सीधी सी बात है, अब डिफरेंस कितने का आ रहा है? 100 रुपए का। मतलब जैसे पहले महीने में 1000 रुपए भरे तो दूसरे महीने में 1100, फिर दूसरे महीने में 1200, इस तरीके से क्या 100 रुपए हर बार इंक्रीज हो रहा है। तो डी बराबर क्या हो जा रहा है सीधा? 100, किसी को दिक्कत? ओके। अब लिखा ही रीपे हिज टोटल लोन ऑफ 1,18,000। अब टोटल लोन कितना है उसका? 1,18,000। ये ऐसा नहीं, मतलब टोटल लोन है उसका, टोटल मैंने एसएन के फॉर्म में रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें क्या करना है? सभी के आंसर्स निकालना है। एन नहीं है हमारे पास, चलो पहले एन छोड़ देते हैं हम साइड में, पहले चेक करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर कंडीशंस क्या क्या दी गई है। देखो पहले में हमारे पास दिया गया कि फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट, मतलब जो 30वीं उसने इंस्टॉलमेंट भरी है ना एक तरीके से लोन की, तो वो निकालना है पहले। तो 30वीं है, मतलब A30 मान सकते हैं उसको, तो लिख सकते हैं हम डायरेक्टली कि 30th लिख ना, ये फर्स्ट वाला निकालना है 30th इंस्टॉलमेंट। ओके, तो यहां पे लिखेंगे सीधा A30 A प्लस, ओके। अब A की कीमत कितनी है? 1000 प्लस 2, डी की कीमत कितनी है? सॉरी 29 है। सो अब 1000 प्लस कितना हमारे पास 2900 हो जाएगा। इनको ऐड करोगे, देखो 0 से 0 ऐड करोगे तो 0, 0 से 0, 9 से 0, 2 और 1, तो हमारे पास 3900 होगा पहला आंसर, ठीक है। जो 30वीं इंस्टॉलमेंट भरेगा, 30वां जो हफ्ता भरेगा ना, उसका जो इंस्टॉलमेंट होगा वो 3900 रुपीज होगा, ठीक है। लिखने तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि 30th इंस्टॉलमेंट इज अ 3900 रुपीज, लिख लोगे इनका। ओके, नाउ सेकंड। अब सेकंड में समझो, सेकंड में क्या बोला गया? इफ द टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40 देन फाइंड द अमाउंट ऑफ पेड बाय द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब टोटल कितनी है हमारे पास? 14, मतलब जो भी लोन था उसने 40 हफ्तों में चुका दिया, तो बोला 40वें हफ्ते में उसने कितना पैसा भरा। तो क्या करोगे? सीधा A40 ले लोगे सीधा, क्योंकि 40 बोला ना यहाँ पे। तो हमारे पास लिखेंगे टोटल इंस्टॉलमेंट इज 40। तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? A40 इक्वल टू A प्लस 39 डी। चलो A की कीमत प्लस 39 और डी की कीमत मल्टीप्लाई करो, तो 1000 प्लस 3900। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? ये 4900 हो जाएगा सीधा, ये आंसर। तो हमारे पास जो 14th इंस्टॉलमेंट होगी ना, तो वो होगी हमारे पास 4900 रुपये। किसी को दिक्कत? क्लियर ना? अच्छा, अगर लिख पाओगे ना अच्छे से, लास्ट में स्टेटमेंट लिख देनी है हमारे पास कि 14th इंस्टॉलमेंट इज अ 4900 रुपीज। ओके, अब क्वेश्चन तीसरा बोला गया हमारे पास कि फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30 इंस्टॉलमेंट, मतलब 30 इंस्टॉलमेंट में उसने टोटल पैसा कितना भर दिया है। टोटल बोले तो एसएन बोल सकते हैं यहाँ पे। देखो ये उसका, वैसे हम इसको एसएन भी नहीं मान सकते, जरूरी नहीं, क्योंकि टोटल क्योंकि अपने को निकालना तो है नहीं है, तो यहाँ पे हम एसएन नहीं लिख सकते। वैसे तो लिख दो या कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, लेकिन हमें क्या करना है? 30 हफ्तों का टोटल निकालना है। समझ रहे तरीके से? जैसे मैंने मान के चलो कि एक दिन में 1 रुपये भरा, 2 दिन में 2 रुपये भरा, 3 दिन में 3 रुपये भरा। अब मैंने 10 दिन में लगातार कितने रुपए भर दिए वो निकालेंगे, तो उसके लिए तो एसएन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम। चलो तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हाँ कोई भी लगा सकते हैं, नहीं छोटा नहीं लगेगा ना। लास्ट टाइम तो हमारे पास है ही नहीं, 30 निकाला, 30 हाँ निकाला तो हमने 30 लगा सकते हैं अपने छोटा वाला, क्योंकि हमारे पास देखो 30 इंस्टॉलमेंट के निकाला है ना टोटल सम, तो हमारे पास 30वां तो हम निकाल चुके हैं। तो अगर तुम्हारी इच्छा है छोटा भी कर सकते हो यूज, तुम्हारी इच्छा है तो बड़ा यूज कर सकते हो। चलो तो हमारे पास एसएन का पहला फॉर्मूला लिखेंगे बाय सम ऑफ एंड टर्म फॉर्मूला, बाय सम ऑफ, अच्छा 2 बार हो गया है, एंड टर्म फॉर्मूला। ओके, अब फॉर्मूला का हमारे पास तो एस एन बराबर ए प्लस ए एन। यहाँ पे एन लोगे तब भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ए एन लोगे तब भी मिल जाएगा, और एस एन का बड़ा फॉर्मूला लोगे तब भी आंसर मिल जाएगा।
ठीक है, क्योंकि हमारे लिए मैन था क्या n, तो n हमारे पास 30 दिया गया, a वो हमारे पास है, d हमारे पास है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अब S30 बराबर 30/2, a की कीमत कितनी है 1000 प्लस an की कीमत कितनी है, 3900 अब कितनी बार कैंसिल हो गई है, ब्रैकेट में ऐड कर लो, ठीक है 4900। अब इनका सीधा मल्टीप्लाई करने को, जीरो हमारे पास सेम आ जाएंगे। अब 15 9 जाके तो हमारे पास हासिल कितनी आई 13, 15 4 60, 60 और 13 कितना हमारे पास 73। हमारा इंस्टॉलमेंट होगा 7000 मतलब 73,500। फाइन, एक बार आंसर कंफर्म करो, और वैसे तो राइट ही होगा लेकिन सॉल्यूशन है लास्ट में। ओके चलो किसी को दिक्कत, कैसा क्वेश्चन है, एकदम मक्खन, वो सिर्फ देखने में लग रहा है एक तरीके से, बाकी इतना है। ओके क्या हुआ, अब उसमें ना वो बैंक की फोटो भी दी गई है ऐसे करके, चलो कोई बात नहीं, होता है। ओके आप लोग मत भड़कना, मैं समझाने वाला हूँ एक तरीके से, ठीक है ना, ये लोग तो भड़क जाते हैं, भड़क जाते हैं चलो आगे बढ़े फिर। ओके ओके अब हमारे पास जो क्वेश्चन पता है कि कौन सा आ गया, आज ही कर रहे थे हम, ठीक है चलो ये मेरे को तो सॉल्व करना पड़ेगा, पता ही है। ओके तो पता है ना आगे क्या करना है, पता है तो पूछ क्यों रहा है। चलो देखो अपने पास यहाँ पे देखो, ये जो कीमत दी गई है ये FI होती है, FI है। अब क्या निकालना है, XI, बोले तो दहेज, डाउरी बताया ना, XI तो कंपलसरी है, जहां पे मेन की बात आ जाए, मेन की वहां पे XI तो निकालना ही होगा, कंपलसरी है। चल तो इसको निकाल लेते हैं। ओके देखो अब करना कैसे, सबसे पहले अब बस दो तरीके होते हैं। देखो सबसे पहला तरीका ये है कि अगर मैं बात करूं XI निकालने के लिए, तो पहले पद को अंतिम पद से क्या करने का, जोड़ने का, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जोड़ लेगा, ठीक है। सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास को जोड़ना है, तो 11 और 13 24 हो जाएगा, 24 का हाफ करेंगे तो 12, तो ये हमारे पास XI हो जाएगा। ये हमारे पास पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, सबके बीच में गैप चेक करना है, कैसा है, सेम है मतलब गैप, तो 2 का गैप है, तो 2 का गैप का आधा कर दो, कितना हुआ 1, बस फर्स्ट क्लास में ऐड करते चले आओ। नेक्स्ट क्या होगा वापस, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, रुकना ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, 20 और नेक्स्ट नेक्स्ट, लो XI निकल गया, ठीक है। अब XI निकल गया मतलब हमारा दहेज आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम बहू लाएंगे, मतलब बोले तो UI निकालते हैं। चलो मानते हैं, लेकिन पहले लिख तो लूं थोड़ा। ओके यहाँ निकालेंगे हम UI, लेकिन UI को निकालने से पहले क्या करेंगे, A को लेंगे, क्योंकि हमारे पास हम स्टेप डेविएशन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो किसी को A मान लो, किसको माना है, पता नहीं क्यों माना है, हाँ क्योंकि अगर हमारे पास जो सिग्मा FI UI है ना, उसमें F ना आए, इस वजह से हमने किया है, ठीक है। चलो यहाँ पे जिसके सामने A है उसको सामने 0, ऊपर -1, नीचे आए तो UI निकल आया। इसीलिए मजा आता है इस मेथड में, क्योंकि UI और XI तो मक्खन हो जाता है। ओके अब FI UI निकालेंगे, FI UI, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो FI और UI का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, -28 -18 -30 और यहाँ पर 0, क्योंकि F का और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और नेक्स्ट में 5, नेक्स्ट में 8। अब सारी कीमतों को अलग ऐड कर लेते हैं। चलो इनको ऐड करेंगे तो कितना वापस, ये माइनस वाली कीमत को अलग ऐड कर लो, माइनस का 70, चेक कर लेते पहले, देखो 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, 19 और 8 है ना, 19 और 8 नहीं 28 होगा, 28 अच्छा 27 सॉरी 27, मतलब मैं सही था, तेरी वजह से गलत हो गया। चलो
यहाँ पे 27 होगा, बात खत्म। ओके 27, कैरी कितना है हमारे पास 2, ओके सेकंड डिजिट 1 और 2, 3 और 1, 4 और 1, 5 और 2, मतलब माइनस का 77 है। अब तुम्हारे पास एफ आई यू आई में हमारे पास नेगेटिव कीमत अलग निकाली है और पॉजिटिव अलग निकाली है। अब क्या करोगे यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई कितना आएगा, 60 क्लियर ये तो यहाँ पे भी निकाल लेते हैं, ये सिग्मा एफ आई निकालते चलो कितना है, ये 44 प्लस में F। मस्त है ना, याद है अच्छा सा, रेक्टिफिकेशन मस्त। चलो ओके इतना तो क्लियर ही है। अब जो भी कीमत है वंस टाइम बाहर रख लो, एक काम करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे रख लेते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है यहाँ पे। चलो अपने पास सबसे पहले एच कितना है हमारे पास 2, सिग्मा एफ आई कितना था हमारे पास, सिग्मा एफ आई वाई क्या था -60, याद है क्या बात है, ए बराबर और कुछ बाकी है, एक्स बार बराबर, वो तो पहले से यहाँ पे दिखाएगी देखो, ठीक है। और समझना एक तरीके से अपने पास अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोले, मतलब समझो हमारे पास मीन मोड या फिर मीडियन दिया है, आते हैं आते हैं 99% आते हैं, बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बहुलक ये एक्स वाई वाले जितने भी सवाल है ना, ये एग्जांपल में देखो मिल जाएंगे, और जितना हो सके इनकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तुम्हारे पास 99% एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा ऐसा, दिखा दूंगा ना मैं कैसे क्लियर हो। चलो इतना क्लियर है। अब हम बढ़ते सीधा नेक्स्ट अपने स्टेप है, और हमारा फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला तो पहले फॉर्मूले के नाम लिखेंगे, जो भी है लिखेंगे एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई अपॉन में इंटू, अब सिर्फ कीमत रख दो, देखो एक्स बार की कीमत 18, ए की कीमत 20 प्लस सिग्मा एफ आई वाई, सिग्मा एफ आई 44 प्लस एफ और एच, क्लियर है। अब देखो हमारे पास जो 20 है वो इक्वल के इधर लेके आएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 18 माइनस 20 इक्वल टू, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि नीचे कटेगा तो है नहीं, सीधा हो जाएगा कितना माइनस का 128 अपॉन में 44 प्लस में एफ, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 2 एंड इक्वल टू माइनस 128 44 प्लस में एफ। अब अपने पास और कैलकुलेशन करने का ऑप्शन खत्म हो जाता है, तो अब एक ही ऑप्शन बचा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 44 टू जा एंड ये प्लस माइनस माइनस 2f एंड इक्वल टू माइनस, ओके। अब क्या करेंगे माइनस 88 उधर ले जाओ, तो हमारे पास माइनस का 2f इक्वल टू माइनस 128 प्लस का 88, यहाँ घटाएंगे तो हमारे पास माइनस 2f इक्वल टू कितना बचेगा, सिर्फ माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, और 2 से 40, तो हमारे पास f की वैल्यू क्या मिली, f बराबर 20, योर आंसर। ओके नाउ आई होप क्लियर, समझ में आ रहा है अच्छे से, कौन से, अरे मक्खन एक तरीके से, टेंशन नहीं, मैं हूं तब तो टेंशन नहीं लेने का मैथ में एक तरीके से, ठीक है। चलो तो बड़े फिर 52 रुपए, क्वेश्चन नंबर 52, तो सेक्शन बी में चैप्टर 13 के 3 क्वेश्चन आते हैं, 12 मार्क्स मीडियन फाइंड करना। हाँ चैप्टर 13 में सिर्फ 12 मार्क्स का 14 मार्क्स का है, मतलब 2 मार्क्स उसमें आ जाता है ना एमसीक्यू में, सेक्शन ए में 12 ही है, 14 हो गया, जनरल में तो गिनो तो ज्यादा है मार्क्स का, फिर 16 मार्क्स का है, तो 3 तो ये 12 और एक सेक्शन बी में 14 और 2 चलो ओके। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सबसे वो डायरेक्ट आंसर नहीं देखने को, पहले देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स of a plant are measured and correct to the nearest millimeters and the data obtained is represented in the following table। मतलब लीव्स के मतलब लीव्स क्या होता है, पत्ते, मतलब बोल सकते हो हमारे पास कि 40 प्लांट है, उस 40 प्लांट के 40 पत्तों को देखा जाता है, उनका मेजरमेंट मिलीमीटर में होता है ये। और तुम अगर यहाँ पे देखोगे ना कि ये जो सीरीज है वो कैसी इरेगुलर है, दिख रही है, तो पहले क्या करोगे इसे 0.5 घटाएंगे 0.5 ओके, मतलब रेगुलर बनाओगे। चलो एक काम करें हम यहाँ पड़ोस में बना ले, क्या बन जाएगा,
नहीं बन पाएगा। यहाँ पे बना लीजिए ये, हाँ बन जाएगा। इसको अलग मान लेते हैं ऐसे इसको रेगुलर ले लेते हैं। रेगुलर और वो ये तो हमारे पास ये इरेगुलर है। समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ आ रहा है। हाँ लोचे वाला काम ना हो जाए यार, लोचे वाला ही लगेगा सबको। इधर ले लेते हैं, काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है? लोचे वाला चलो देखो, पहले बॉक्स तैयार कर लेते हैं। कितने नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3, अरे डिस्कशन नहीं, 4 5 ओके। चलो अब टेम्पररी बॉक्स तैयार कर लिया क्योंकि अपने पास, ये कितना खतरनाक बॉक्स है। चलो अपने पास एक काम करते हैं फटाफट की मदद। देखो जो लेंथ है, पहली वाली लेंथ में क्या करोगे? माइनस करोगे, कितना? पॉइंट। चलो तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्लास लिख दे रहा हूँ, क्लास, ये क्या वापस होगा? एफ होगा, और ये सी एफ होगा। चलो पहले क्लास निकालते हैं। 117.5 डैश 126.5, क्लियर है ना? पहले वाली कीमत में 0.5 घटाना और दूसरे में सेम अगले के में। तो देखो अब यही कीमत रिपीट होगी सीधा, 126.5, नेक्स्ट है 135.5 ओके 35.5, अब 135.5 डैश 144.5 ओके, नेक्स्ट 144 डैश 153.5 अब 153.5 डैश 162.5 ओके, नेक्स्ट 162.5 डैश 171.5 अब 171.5 डैश माइनस कितना वापस 180.5। 0.5 ये भी आज किया। तो ये हमने क्या किया, रेगुलर तैयार कर लिया पूरा अच्छे से, ठीक है? अब रेगुलर हो गया, अब क्या करना है? एफ निकालना। तो एफ तो हमारे पास पहले से दिया है, कीमत रखना है यहाँ पे 3 8, 2 मिनट रुक जाओ, गलती से 8 रख दो, 5 9 2 ओके, हमारे पास एफ भी आ गया। अब सी एफ लेते चलो। तो पहले जो फ्रीक्वेंसी होती है वो तो सेम आती है हमारे पास, तो 3 एज इट इज आ जाएगा, फिर 8 और 9 17 17 12 इनको ऐड करेंगे तो 34 को ओके। अब जो हमारे पास जो सी एफ की जो लास्ट कीमत होती है वो क्या होती थी? एन। तो हम लिखेंगे, देखो एन बराबर हमारे पास कितना दिया है? 40 दिया है, तो n/2 क्या हमारे पास होगा? 20। अब हमें क्या करना है? एल की कीमत निकालनी है, एफ की निकालनी है, सी एफ की निकालनी है। तो हमें क्या करना है? ये जो n/2 आता है ना 20, हमें चेक करना होता है सी एफ के अंदर किसके अंडर हो सकता है? 29। तो हमें क्या करना है? उस पूरे कॉलम को कवर कर लेना है, पहले उस पूरे रो को कवर करना है। 29 इसमें आएगा ना, तो क्या करना है? ये पूरे कॉलम को कवर कर लेना है इस तरीके से। ओके क्लियर? चलो अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम अगले पेज पे चलते हैं। एल तो लिख लो सब। हाँ वो लिख लेते हैं चलो। देखो तो यहाँ पे एल बराबर कितना हमारे पास? 144.5 हो जाएगा, और एफ बराबर क्या हमारे पास? 12 एफ बराबर हमारे पास 12, और सी एफ क्या हमारे पास? 17। पता है ना, एफ जो हम रो को कवर करते हैं उसके ऊपर वाली कीमत सी एफ होती है। और h बराबर 8 हाँ एच बराबर 8, यहाँ पे लिखे, नेक्स्ट में लिखे, लिख दो ना h बराबर 8। चल लिख देता है एच बराबर 8। कंफर्म है ना? हाँ और सारी कीमत याद है। चेक कर लूँ पहले मैं, मुझे 9 देखो ना उधर, वो उसमें पता चल जाएगा। मुझे 9 दिख रही है। कैसे? नहीं है, 5 इधर मत देखो, इधर देखो। हाँ देखो अपने पास, देखो ये 5 से समझो 5 घटा दिया, अब 180 में से 171 घटाओगे क्या बचेगा? 9 बचेगा। हमारे पास ये छोटी सी मिस्टेक क्या हो जाएगा, पूरे सवाल को गड़बड़ कर देगी। ओके अब जो भी कीमत है ना, एक काम करो सब साथ में ला देते चलो। अच्छा एल की कीमत कितनी थी हमारे पास? 144.5 एच की कीमत कितनी थी? 99 एफ की कीमत कितनी थी? 12 पक्का ना? हाँ और CF बराबर सी एफ बराबर, 17 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, बाई चांस गलती ना हो। राइट ही है सर। फिर भी ओके क्लियर है। चलो अब जो भी कीमत हमने रख ली यहाँ पे, n/2 भी ले लेते हैं, 20 n/2 20। वगैरह दिन अब पता है कि मीडियन हमारे पास फॉर्मूला एक तरीके से, हाँ ओके मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम एल प्लस n/2 minus CF
अपॉन में F into H। ओके चलो m की कीमत तो है नहीं हमारे पास, ये तो हमें फाइंड करना है। l की कीमत कितनी है 144.5 प्लस n/2 20 CF 17 f अपॉन 12 h 9 चलो तो कैपिटल M इक्वल टू 144.5 प्लस 3/12 और यहाँ पे इंटू में 9। देखो 3 3 9, 3 4 12। अब ये 3 से 4 और ये 3 से 4 तो कैंसिल नहीं होने वाला, तो ऊपर वाली वैल्यू की हाँ, तो कैपिटल M इक्वल टू 144 प्लस में 9/4, क्योंकि 3 से 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या 9/4 को सिर्फ डिवाइड करना है और हमारे पास फाइनल वैल्यू निकाल लो। चलो तो मैं 9/4 यहीं पे कर लूँ क्या? चलो तो कैपिटल M बराबर 144.5 प्लस में 4 2 8, लिमिट कितना था 1। अब पॉइंट लेके अगर वो 0 ले लोगे, अब 4 2 अगेन 8, 2 बचा एंड 4 5 20। क्या करना है, सीधा ये पॉइंट के पहले वाली डिजिट को पॉइंट की पहले वाली डिजिट से ऐड करते हैं, तो हमारे पास कैपिटल M बराबर 146.75 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा पास हो जाएगा मीडियम। हाँ मिलीमीटर जरूर लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा ही है मिलीमीटर। लो यहाँ पे लिख देते हैं वापस से मिलीमीटर। मिलीमीटर होता है वो। हाँ पता है मुझे। ओके किसी को दिक्कत? क्लियर है ना? मतलब सम बहुत सिंपल एक तरीके से, सिर्फ ये जो स्टेप्स है ना, मतलब F C F इन सबको थोड़ा ध्यान से निकालना है, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 चलो 30 चैप्टर निकाल लेने का एक। अब एक काम करते हैं, सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये पांचों सम कर लेने के बीच बेटा क्या हुआ? मैंने कुछ किया। डोंट टॉक। चलो अब अपने पास यहाँ पे है ना जो क्वेश्चन नंबर 53 है ना, उसकी बात कर रहे हैं। अब बैग कंटेन 5 रेड बॉल, बॉल है यहाँ, बॉल है 5 रेड बॉल है, 8 ग्रीन है और 7। सबसे पहले क्या करोगे, टोटल निकालोगे, टोटल आउटकम। ओके हमारे पास हम लिखेंगे यहाँ पे रेड बॉल। रेड बॉल कितनी रेड बॉल है? 5 ग्रीन बॉल ग्रीन बॉल 8 वाइट 8, बॉल 7 वाइट बॉल 7। टोटल निकालते हैं, टोटल कितना हमारे पास होगा? ठीक है 20 होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल आउटकम, लिखेंगे टोटल आउटकम। ओके अब हमारे पास हम 1 बाय 1 सबको सॉल्व करते हैं। चलो पहला फर्स्ट, अब फर्स्ट में क्या बोला है, अ वाइट बॉल और ग्रीन बॉल, मतलब मुझे व्हाइट बॉल भी निकालनी है और ग्रीन भी। चेक करो हमारे पास, तो पहले लिख लेता हूं मैं अ वाइट और ग्रीन। क्या हमारे पास व्हाइट और ग्रीन कितनी हमारे पास? देखो व्हाइट कितनी हमारे पास 7 और ग्रीन कितनी है 8, टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा ना। चलो अब पहला फॉर्मूला डालो, तो लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू फॉर्मूला डाल दीजिए। फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अब हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना हमारे पास दिया है 15 अपॉन में 20। 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, मतलब 3/4 हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले में क्या बोला गया हमारे पास, नाइदर अ ग्रीन नोर अ रेड, मतलब हमें ना तो ग्रीन चाहिए और ना ही रेड चाहिए, तो बचा कौन सा हमारे पास व्हाइट। लेकिन पहले हमें ये लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, नाइदर ग्रीन ना, नाइदर ग्रीन और नोर, यहाँ पे मैं रेड एंड नोर रेड रेड। तो हमारे पास क्या बचे हमारे पास व्हाइट, व्हाइट कितनी हमारे पास 7, मतलब ना तो हमारे पास ये ग्रीन है और ना ही रेड है, तो बच्चा कौन सा हमारे पास व्हाइट, तो व्हाइट 7 है हमारे पास। मतलब वही फॉर्मूला वापस से रिपीट करोगे, P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में यहाँ पे टोटल में लिख दीजिए डायरेक्टली। ठीक है, अब जो फेवरेबल आउटकम है, मतलब जो पसंद किया जा रहा है, ना तो ग्रीन है ना ही रेड है, वो कौन सी है, कितनी बोला 7, और टोटल कैंसिल होगा नहीं हमारा आंसर। इसी तरीके से हम निकालेंगे नेक्स्ट तीसरा। नॉट अ वाइट बॉल अब नॉट अ वाइट बॉल बोले, नॉट
वाइट बॉल। ओके, अब व्हाइट बॉल नहीं है हमारे पास, तो बताओ कितना हमारे पास होगा। देखो व्हाइट को छोड़ देना है तो 8 और 5 सीधा 13 हो जाएगा सीधा। तो व्हाइट बॉल नहीं है हमारे पास, उनमें से 13 बॉल है हमारे पास, ठीक है। 13 बॉल के अंदर व्हाइट की तो बात ही नहीं की गई है। चलो वही फॉर्मूला, पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में, टोटल आउटकम। मैंने भी थोड़ी कंजूसी कर दी क्योंकि वहां लिखूंगा ना तो लिख नहीं पाऊंगा इतना। ओके, अब देखो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना था हमारे पास 13, टोटल कैंसिल हो सकता है, फाइनल आंसर इसी तरीके से फोर्थ। अब फोर्थ में क्या लिखा है कि आ रेड बॉल और आ व्हाइट बॉल, हमें रेड और व्हाइट चाहिए खाली। लिखेंगे रेड बॉल रेड बॉल और व्हाइट बॉल। ओके, अब रेड और व्हाइट कितनी टोटल, देखो रेड हमारे पास बॉल है, रेड बॉल 5 है और व्हाइट बॉल की 7 है, तो 5 और 7 12 हो जाएगा। फॉर्मूला वही याद रखना, फॉर्मूला कंपलसरी है लिखना, ठीक है। हाँ हर एक, तो पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम कितना हमारे पास 12 अपॉन में 6 अपॉन में 10 और 3 अपॉन में 5, मतलब फाइनल वैल्यू बनेगी 3 अपॉन 5। इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है हर फॉर्मूले के साथ। ओके, बढ़े फिर क्वेश्चन नंबर 54 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। चलो ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर जो 54 है, इसमें 2 कंडीशन के अकॉर्डिंग है, तो मेरे पास प्लेस थोड़ा कम है तो इसी में बात करते हैं। देखो सबसे पहले 54 में हमारे पास बोला सपोज वी थ्रो अ डाइस, हम क्या कर रहे हैं, एक डाइस को फेंकते हैं। अब पता है तुम्हें डाइस के अंदर कितने डिजिट होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6। एक पासे के अंदर कितने डिजिट होते हैं टोटल, 6। तो हमारे पास टोटल आउटकम कितना होगा, टोटल आउटकम। ओके, अब टोटल आउटकम हमारे पास 6 हो गया। चलो अब फर्स्ट में देखो क्या बोला हमारे पास, यहाँ बोला गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ी बोली है, 4 से बड़ी मतलब 5 और 6 ही हुए, तो हमारे पास यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम है वो होंगे 2। तो लिखेंगे हम पहले पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल, शॉर्ट में लिख दो, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल। अब फेवरेबल कितना हमारे पास 2, क्योंकि कंडीशन में बोला है। अच्छा मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखा, लिख लेना कि ग्रेटर देन 4। ओके, अब 2/6 कैंसिल करो, 1/3, ये हमारा आंसर होगा पहला। इसी तरीके से हम सेकंड की बात करेंगे। अब सेकंड में बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब हमें 4 और 4 से छोटे नंबर चाहिए। 4 और 4 से छोटे की बात करें तो कितने नंबर टोटल, 4 ही। तो लिखोगे पहले कि इक्वल एंड लेस देन 4, मतलब हमें 4 भी चाहिए और 4 से छोटे भी चाहिए सारे। ओके, तो हमारे पास वही फॉर्मूला पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल अपॉन में, अब फेवरेबल आउटकम कितना हमारे पास होगा 4 अपॉन में कैंसिल करो 2/, हमारा आंसर सिंपल है एक तरीके से। अब ऐसे अगर बोर्ड में आ जाए बताओ क्या होगा, कितनी मजा आवे। तो 3 घंटे के अंदर पूरा कर दोगे पेपर, 3 घंटे से पहले अंदर और पहले क्या होता है इस तरीके से। चलो बड़े फिर ऐसे ही है। ओके, हाँ सर, ऐसे क्वेश्चन आके कितनी मजा आवे। क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं बच्चे। देखो अब देखो घबराते हैं, और देखो घबराने का कारण एक ही है, सबसे पहली बात तो तैयारी ना होना, ठीक है। अगर तुम्हारी तैयारी है ना तो तुम्हें घबराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तुम कॉन्फिडेंट रहोगे यार मैंने तैयारी की, और पता है मैंने वैसे देखा है कि 90% कॉन्फिडेंट वो रहते हैं जिनको कुछ नहीं आता। अब पास हो जाएंगे यार, चलो। लेकिन जो तैयारी करके जाता है वो कंफ्यूज रहता है यार, कोई क्वेश्चन दूसरा ना पूछ ले, कहीं लोचा ना कर दे किसी से। कोई क्वेश्चन रहता नहीं है, हाँ। ऐसे भी डर जाते हैं। चलो ओके, अब सबसे पहले देखो हमारे पास टोटल आउटकम निकालोगे। यहाँ पे पहले लिखा है, सेकंड में क्या लिखा है देखो, द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, मतलब यहाँ पर क्या है, ये देखो ये जो स्टूडेंट दिए गए हैं 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 20 मार्क्स मिलते हैं, 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 25 मार्क्स मिलते हैं, ऐसे यहाँ पे ये दिए गए हैं। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे टोटल आउटकम, यहाँ पे निकाले थे, ठीक है ना, टोटल शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में। आउटकम।
चलो इनको जोड़ते हैं फटाफट। 1 और 2 3, 3 और 4 7 15 12 नहीं 22। 15 12 की 7 5 अच्छा, मैं सब ऐड कर रहा हूँ। चलो ठीक है, एक साइड कर लेते हैं। 1 और 2 3 3 4 7 5 12 और 8 20 4 24 और 0 24 24 और 6 30 30 का 0 कैरी 3 सेकंड डिजिट 3 और 1 4 और 2 6 2 8 2 10। मतलब हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं? अब टोटल आउटकम 100 हो गया। अब फर्स्ट बार में हमारे पास क्या लिखा है पहले देख लेते हैं। लिखा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग मोर देन 40 मार्क्स। मतलब 40 से ज्यादा मार्क्स मिले उन्हें। देखो 40 तो है ही नहीं हमारे पास, लेकिन यहां से ये देखो, ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे पहले ग्रेटर देन 40 मार्क। ओके, अब कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 40 से मतलब 40 से ज्यादा मार्क्स आए? तो 2 और 1 तीन स्टूडेंट है टोटल मिला के, 3 स्टूडेंट है। तो फॉर्मूला क्या होगा सीधा? P of E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में इक्वल टू, अब फेवरेबल आउटकम कितना हमारे पास? टोटल कैंसिल होगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट पे लेना तुम देख दो सीधा 0.0। हाँ वो 2 पॉइंट यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, 2 0 मतलब 2 संख्या पहले पॉइंट रख दो, सिंपल। ओके, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में बोला है हमारे पास कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग लेस देन 30। ओके, 30 से कम, तो ये 38 है, 33 है, यहाँ पे इनकी बात आ रही है। देखो 30 से कम ये मार्क्स है, ये चलो। ओके, मैं लिखूंगा यहाँ पे लेस देन 30 मार्क। ओके चलो निकालते हैं फटाफट। तो लेस देन 30 मतलब देखो 8 और देखो पहले पक्का ना, तो ऐड कर लेते। देखो 8 और 4 12, 12 और 6 कितना हमारे पास? 18, 18 का 8 कैरी 1, अब 1 और 2 3 3 2 5 2 7, मतलब 78 बच्चे ऐसे होंगे जो कि 40 मार्क्स से कम लेके आए होंगे। चल हाँ सॉरी 30 मार्क्स के कम लेके आएंगे। ओके, अब तुम्हें करना क्या है? सीधा लिखोगे यहाँ पे P of E फेवरेबल आउटकम अपॉन में, अब फेवरेबल कितना हमारे पास? टोटल डिवाइड कर दो, हमारे पास 0.78 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सवाल को कंप्लीट कर पाओगे। सारे क्वेश्चन इजी है ना? देखो क्वेश्चन देखने में खाली बड़े लगेंगे, बाकी इतना बड़े होंगे। ठीक है, ओके। सो आई होप अगर हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम कल के दिन, तब तक के लिए